आप लोग भी उनके अधीन है, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं हम सोच सकते हैं कि बिना व्यापारीकरण के कुछ भी पॉसिबल है। और अभी हिमालय को बचाना नामुमकिन लगता है, गंगा को या किसी भी पर्यावरण से जुड़े हुए संस्थानों को बचाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अभी रामा रौतेहक जी, अगर कहीं डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, तो वहां के स्थानीय लोगों के लिए ही विकास किया जाता है, ताकि उन लोगों को पलायन न करना पड़े, वहां पर रोजगार हो, इसीलिए ये डेवलपमेंट किया जाता है। चक्रपाणी जी महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चक्रपाणी महाराज जी, आज की परिस्थितियों के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं, जिस तरह की जोशीमठ से तस्वीरें आ रही हैं? देखिए, आज की परिस्थिति कोई एक दिन में नहीं आई है। ये परिस्थिति आजादी के बाद से जो पहले अंग्रेज नहीं कर पाए, आजादी के बाद से जो भी सरकारें आई, कहीं न कहीं ज्योतिर्मठ के जो हमारा एक तीर्थ स्थल है, ज्योतिर्मठ जो एक पवित्र परम पवित्र स्थल है, उसका कहीं न कहीं उपेक्षा किया गया। उसके बाद जो आजादी के बाद जितनी सरकारें आई, कहीं न कहीं विकास के नाम पे जिस प्रकार से विनाश किया, वहां पे मिश्रा आयोग जो बना था 1976 में, उसकी रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए धीरेन्द्र जी। उसमें साफ शब्दों में लिखा था मिश्रा आयोग की रिपोर्ट में कि किसी भी तरीके से यहाँ पे विस्फोट नहीं किया जाएगा, किसी भी तरीके से कंक्रीट सीमेंट का प्रयोग, बजरी का वहां पे प्रयोग नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ, उसके उलट बड़े बड़े बिल्डिंगें बन गई, होटल बन गए और तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल में बदल दिया गया, जिसका परिणाम है कि उस जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य का वो परम पवित्र स्थल जिन्होंने उसको एक शहर का रूप दिया, उसको क्या किया, विकास के नाम पर उसको एक ऐसे मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया कि जो ज्योतिर्मठ पूरे विश्व को दिशा और आध्यात्मिक संदेश देने का काम करता था, जो अपने अस्तित्व को लेकर के लोग वहां पे आंसू बहा रहे हैं। तो ये आंसू एक दिन में नहीं है, एक दिन का कारण नहीं है। सरकारों ने बहुत उपेक्षा किया उसका, जिसका परिणाम आज वर्तमान में नहीं तो अगर विकास का मतलब ये थोड़े होता है कि आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करो। बहन जी बैठी है जो बोल रही थी, बिल्कुल सही बोल रही है। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के वजह से आज वर्तमान में स्थिति हो गई है और आज हमें अपने अस्तित्व बचाना मुश्किल हो गया है। लोग बेघर हो रहे हैं। उसका अगर वो जो पहाड़ों के लोग हैं, अगर पहाड़ी स्तर पे जो जिस प्रकार से पहले मकान बने करते थे, जिससे प्रकृति जन्य होता था, अगर वैसा वहां पे विकास हुआ होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। लेकिन कहीं न कहीं हमने उससे ज्योतिर्मठ से टक्कर लिया और उसका परिणाम प्रकृति अपना रूप दिखाती है, निश्चित रूप से दिखाती है। तो इसलिए हमारा अध्यात्म और प्रकृति और जो एक इतिहास का त्रिवेणी था ज्योतिर्मठ, कहीं न कहीं उसको विभक्त करने में वो आजादी के बाद से जितनी सरकारें आई, कहीं न कहीं उसका उपेक्षा कारण रहा है और कितनी भी आयोगे आई, उन्होंने रिपोर्ट दिया, उसको न मानना कारण रहा है, जिसपे आज हम बैठ करके आंसू बहा रहे हैं, दुख और चिंता व्यक्त कर रहे हैं। इंदु शेखर जी, जो परिस्थितियां जोशीमठ की आज हैं, वो एक दिन में प्रकट हुई परिस्थितियां नहीं हैं। पिछले कई वर्षों से कई ऐसे इलाके रहे हैं जहां पर लोग खतरे में अपना जीवन बिता रहे हैं, उनके मकानों में दरारें हैं और वही हाल जोशीमठ का भी है। पिछले एक साल से लोगों के मकानों में दरारें आ रही थी, वो शासन प्रशासन से मदद की मांग भी कर रहे थे, लेकिन आज जो स्थिति हो गई कि वहां पर रहने लायक भी नहीं इलाका बचा है, सुरक्षित इलाका नहीं बचा है, 100 से ज्यादा मकान गिराने की कवायद कभी भी शुरू की जा सकती। तो ये परिस्थिति आज उत्पन्न नहीं हुई है। नहीं सर, इसमें आपका कहना सही है। इसमें सरकार को थोड़ा पहले से संज्ञान में लेके मेरा ये मानना है कि कोई भी बिल्डिंग बने, अगर कोई बिल्डिंग बनती है उसमें अगर बिल्डिंग बायलॉज का प्रॉपर हम लोग जो है के ढंग से बनाते हैं, उसमें स्ट्रक्चर को उसी ढंग से काम करते हैं, तो दरार वगैरह आने का सवाल नहीं उठता है। ये कहीं न कहीं जो मुझे लगता है कि टेक्निकल फॉल्ट भी है बिल्डिंग में। और देखिए सर, विकास तो करना ही पड़ेगा। आप इन सब चीजों के वजह से विकास को रोक नहीं सकते और लोगों में क्या मिसकंसेप्शन भी रहता है। जैसे मैंने कई जगह न्यूज पढ़ी कि एनटीपीसी ने ब्लास्टिंग की, जबकि सर ये है कि एनटीपीसी की टनल जो साइंटिफिकली टीबीएम सिस्टम होता है, टनल बोरिंग मशीन से की गई है, उसमें ब्लास्टिंग का कोई काम यूज ही नहीं हुआ है कि ब्लास्टिंग से ये चीजें हो रही हैं। ये बेसिकली क्या है सर, देखिए जो हिमालय है ये यंगेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड है और हिमालय जो फ्रेजाइल रॉक। इंदु शेखर जी, कहा यह भी जा रहा है कि विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए जो सुरंग खोदी जा रही थी, जो टनल खोदी जा रही थी, उसकी वजह से जोशीमठ आज धंस रहा है।
नहीं सर, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। वो हम नई टेक्नोलॉजी से चीजें वहाँ बन रही है TBM से, कि मतलब टनल बोरिंग मशीन से। आप एक चीज बताइए सर, आपका चैनल दिल्ली में है, ये मानते हैं आप कि जो परिस्थिति आज जोशीमठ की हुई है वो तमाम परियोजनाओं की वजह से, जो विकास की टनल बनाई जा रही है उसकी वजह से हुई है? नहीं, उसकी वजह से नहीं हुई है, मैं नहीं मानता इसको। सर देखिए, कहीं न कहीं आप एक चीज बताइए, आप दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में अंडरग्राउंड मेट्रो कनॉट प्लेस के नीचे बना हुआ है, कनॉट प्लेस में कहीं आई दरार, तो वो सर उसको लिंक मत करिए। इससे क्या है, हमारा डेवलपमेंट एक कंफ्यूजन जनता में जाता है। मैं जनता से इसीलिए मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ सर, कि जो भी अपना घर बनाए, जो जितना इन्वायरमेंटली सेंसिटिव जगह है वहाँ तो कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट और ज्यादा हो जाती है। आप ये बताइए, जो 700 घर चिन्हित किए गए हैं, क्या उसमें आर्किटेक्ट या स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट पहले इन्वॉल्व था? कितनी रिक्वायरमेंट थी, कितना वहाँ अर्थक्वेक का जोन है, उस ढंग से बिल्डिंग बनी? बेसिक चीज ये है, मेरे हिसाब से तो सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बिना किसी टेक्निकल पैरामीटर के ये चीजें कंस्ट्रक्ट न हो। सुरेंद्र, वहां पे कुछ लैगिंग लगी। सुरेंद्र, जोशीमठ में अभी फिलहाल जिस तरह के हालात हैं, बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा मकान चिन्हित किए गए हैं जिन्हें आगे हो सकता है गिराया भी जाए। खतरे वो सुरक्षित नहीं है बिल्कुल भी, और 600 से ज्यादा घर खाली कराए जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से क्या प्लानिंग बनाई गई? अगर पूरा का पूरा शहर खाली कराना पड़ा, क्योंकि अभी दरारें हैं, अगर बारिश का सीजन आएगा, मौसम बदलेगा, बारिश होगी, तो हो सकता है कि ये खतरा और ज्यादा बढ़ जाए, दरारें और ज्यादा बढ़ जाएं। देखिए, पहले तो जो प्रभावित क्षेत्र है वो जोशीमठ का एक हिस्सा है, ऐसा नहीं है कि पूरा जोशीमठ है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी केवल 2 होटल को ही डिसमेंटल करने की प्रक्रिया होगी। अभी घरों को गिराने के कोई काम नहीं होगा। जो बहुत ही जर्जर हैं, 5 से 10 ऐसे घर हैं जो पूरी तरीके से रहने लायक नहीं है, उनको सबसे पहले तोड़ा जाएगा, और वो भी अभी नहीं किया जाएगा। उस पर भी प्रशासन आगे कार्रवाई करेगा कि वो कब किया जाएगा। और ये जरूरी नहीं है कि 700 के 700 घरों को तोड़ा जाए, तो ये प्रशासन की टीम देखेगी, जो एक्सपर्ट की टीम है वो देखेगी किन जगह को तोड़ने की जरूरत है। कुछ साइंटिस्ट से मेरी आज बात हुई, उन्होंने ये कहा कि एक अच्छी खबर ये भी है कि ये जो गैप्स हैं, ये जो क्रैक्स हैं, ये बढ़ नहीं रहे हैं। पिछले 4-5 दिनों से कोई इनमें चेंजेस नहीं आए, तो ये भी हो सकता है ये यहीं पर स्टेबल रह जाए, यहीं पर ये चीजें रुक जाएं। हाँ, ये जरूर है, एहतियात बरतने की जरूरत है। लेकिन एक अपडेट जरूर दूंगा मैं, जो मौसम की बात कर रहा हूँ, आप देखिए पूरी वैली पैक हो चुकी है। जोशीमठ में चारों ओर जहां तक देखेंगे आप, घने बादल हैं और अच्छा खासा टेम्परेचर डाउन हो रहा है। और अगर यही स्थिति रही तो आप ये समझिए कि बारिश और बर्फबारी शाम तक यहाँ हो जाएगी, जो कहीं ना कहीं रेस्क्यू कार्यों में दिक्कत करेगी। हालांकि यहाँ रेस्क्यू कार्य उस तरीके का नहीं है कि कहीं कोई फंसा है उसे निकालना है। यहाँ जो रेस्क्यू कार्य है वो यही है कि ये मॉनिटर किया जाए, ये देखा जाए कहीं दरार तो नहीं बढ़ रही है। ठीक है, मौसम विभाग की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई है कि हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। बारिश होने के बाद क्या कुछ स्थिति होती है, सुरेंद्र, देखना होगा वहां पर। रमा दत्ता जी, एक आखिरी सवाल आपसे, अभी फिलहाल जोशीमठ की जो परिस्थिति है, जो वहां पर हालात हैं, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ मांग है आपकी? मैं यही कहना चाहूंगी कि इस समय जितनी भी परियोजनाएं बन रही हैं उन्हें स्थगित कर दिया जाए। और ये आईसीयू में है हिमालय, तो उसको अभी रेस्ट करने दीजिए। वहां कोई हलचल नहीं होनी चाहिए, कोई व्हीकल नहीं, एयरवे, वाटरवे और रोडवे सभी को आप स्थगित कर दीजिए। निर्माण कार्य तो फिलहाल के लिए रोक दिया गया। रमा दत्ता जी, स्थगित कर दीजिए कुछ भी। चक्रपाणी जी, एक आखिरी सवाल आपसे भी है, जिस तरह के हालात अभी फिलहाल वहां पर हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, हालांकि वहां पर रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, उन लोगों से आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, जो सरकार की गाइडलाइन है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा, उसको तो मानना चाहिए हर व्यक्ति को, क्योंकि जान माल की रक्षा बहुत जरूरी है। लेकिन इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि ज्योतिर्मठ की उसके लिए, ताकि आपदा कोई ना आए, हर व्यक्ति को अपने अपने अनुसार वो प्रार्थना करना चाहिए। और निश्चित रूप से पहाड़ों की प्रार्थना करने से कई आपदाएं कट जाती है। हम यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, हर संत और ये प्रार्थना करें कि वहां पे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, क्योंकि अब तक की जो
विकास के नाम पे पाप किया गया है, आज उसी का परिणाम है। इसलिए हमें जरूरी है कि प्रार्थना करके हम इस विपदा से आगे बढ़े, क्योंकि प्रार्थना से बड़े संकट जो है कट जाया करते हैं। आज संकट ज्योतिर्मठ पे आया है, तो निश्चित रूप से आज प्रार्थना और उपासना और यज्ञ अनुष्ठान करने का ये समय है। ठीक है, आप सभी मेहमानों का अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जोशीमठ के जो इस वक्त हालात हैं, वो हालात क्यों उत्पन्न हुए, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त है। हालांकि वैज्ञानिकों की और एक्सपर्ट की टीम लगातार वहां के सर्वे कर रही है, जो पीड़ित है उनकी मदद करने की कोशिश भी सरकार की तरफ से की जा रही, लेकिन ये मदद क्या काफी है, ये भी एक अहम सवाल है। और